सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। हम बात कर रहे थे जो कंपनी विधि है उसकी। कंपनी विधि की हम बात कर रहे थे। कंपनी विधि में जो हमारी प्रश्न सीरीज चली हुई है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे सीधा सीधा, उसी को लेके हम आगे चलते हैं। आज जो हम बात करेंगे ऋण पत्र और अधिमानी अंश, साधारण या इक्विटी अंश क्या होते हैं। प्रश्न है उनको देखते। आइए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, अंश तक हमने देख लिए थे। पहला प्रश्न है, अंश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के माने गए हैं मुख्यतः अंश। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, इक्विटी अंश और अधिमानी अंश। ठीक है, इक्विटी अंश क्या होते हैं? यानी कि घर के मालिक होते हैं भाई। इक्विटी अंश वे अंश होते हैं जो घर के क्या है? मालिक है भाई। इन्हें आप कंपनी के असली मालिक समझ सकते हैं भाई। समझो भाई, लाइन में सबसे पीछे हैं भाई। ये कैसे? एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना करो कि एक कंपनी एक बड़ी दावत है, ठीक है, और अंश यानी कि शेयर उस दावत के टिकट है भाई। ठीक है भाई। अब इक्विटी अंश की बात करें, इक्विटी शेयर की बात करें, तो ये वो शेयर हैं जो घर के मालिक हैं भाई। ठीक है, और लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं। लाइन में सबसे पीछे क्यों खड़े हैं? अगर दावत में खाना कम पड़ गया तो सबसे अंत में यही लोग खाएंगे भाई। ठीक है, कौन से खाएंगे? इक्विटी अंश भाई। यानी कंपनी को सब खर्चे निकालने के बाद जो बचेगा वही इनका है भाई। सॉरी। तो इक्विटी अंश जो है वो है जो वास्तविक मालिक है। ठीक है, यानी कि कंपनी में जो भी मुनाफा आएगा इनको सबसे अंत में मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये लाइन में सबसे पीछे हैं। यानी कंपनी को सब खर्चे निकालने के बाद जो बचेगा, जो लाभ बचेगा, वही इनको क्या मिलेगा? वही इनको मिलेगा। बड़ा फायदा। अगर दावत में 56 भोग बने हैं तो सारा माल भी इन्हीं का है। मुनाफा ज्यादा हुआ तो इनका हिस्सा भी क्या होगा? बढ़ जाएगा भाई। इनका इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर क्या है? मालिक समझो भाई इनको, कंपनी का। ठीक है, अब इनकी पावर क्या है? इनके पास वोट देने का क्या होता है? हक होता है। कंपनी का मैनेजर कौन होगा और कंपनी कैसे चलेगी, ये यही तय करते हैं। कौन से शेयर, कौन से अंश तय करते हैं? इक्विटी शेयर्स भाई। तो इक्विटी शेयर्स की बात करें तो ये घर के क्या है? मालिक है। ठीक है, लेकिन ये लाइन में सबसे पीछे खड़े होते हैं। ठीक है, लगा लो मुनाफा हो गया तो इनको सबसे बाद में मिलेगा। ठीक है, यानी कंपनी को सब खर्चे निकालने के बाद जो बचेगा वह इनका होगा भाई। ठीक है, बड़ा फायदा क्या है? अब लगा लो बड़ा मुनाफा हो गया तो सारा माल इन्हीं का ही तो है। क्यों? जितने खर्चा वो सब काट दिए और उसको काटने के बाद जो मुनाफा हुआ, अगर बड़ा मुनाफा हुआ है तो वो सभी का सभी किन का है? इन इक्विटी शेयरों का ही है, अंशों का। अब इनके पास पावर क्या होती है? इनको वोट देने का हक है भाई। अपने जो कंपनी का मैनेजर है, मैनेजर कौन होगा और कंपनी कैसे चलेगी, यह तय करते हैं। ठीक है, बात आ जाती है नंबर 2 पे, अधिमानी अंश क्या है भाई? यानी कि ये होते हैं खास मेहमान भाई। ठीक है, अधिमानी अंश यानी कि खास मेहमान। इन्हें कुछ प्राथमिकता मिलती है। ये वो मेहमान हैं जिन्हें दावत में सबसे पहले बिठाया जाता है। तो अधिमानी जो अंश जो है वो अंश है जो खास मेहमान है। अगर लाभ होगा तो सबसे पहले इनको दिया जाएगा। ठीक है, फिक्स कमाई है इनकी।
इनका हिस्सा पहले से तय होता है, जैसे भाई मुझे तो साल का 10% चाहिए ही चाहिए, चाहे मुनाफा कम हो या ज्यादा भाई। तो इनका हिस्सा क्या होता है भाई, इनका फिक्स होता है। इनको साल जैसे अगर 10% का इन्होंने पहले से ही तय कर दिया तो इनको तो 10% चाहिए ही चाहिए। पैसे की सुरक्षा, अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले पैसा इन्हें वापस मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी वालों को मिलेगा भाई। ठीक है, तो अधिमानी जो शेयर जो होते हैं, अंश जो होते हैं, सबसे पहले पैसा उनको मिलेगा भाई। ठीक है, चाहे कंपनी का पैसा डूबे या कंपनी बंद हो जाए, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, इनका वापस मिलेगा भाई। इक्विटी वालों का क्या है, बाद में मिलेगा भाई। आगे बात करते हैं भाई, अधिमानी अंश के प्रकार हैं भाई, इन्हें देखते हैं हम। इसे हम एक होटल की बुकिंग के उदाहरण से समझते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो अधिमानी अंश के क्या है, प्रकार है। पहला प्रकार है संचयी और असंचयी भाई। यह बकाया पैसे की बात है भाई। ठीक है, संचयी की बात करते हैं भाई। मान लो कंपनी को इस साल घाटा हुआ और वो आपको लाभ अंश नहीं दे पाई भाई। ठीक है, और अधिमानी अंशों का तो क्या है, पहले से ही तय हो जाता है कि हमको तो 10% चाहिए या उनका 5% चाहिए, वो पहले से तय होते हैं। तो मान लो कंपनी को घाटा हुआ है, ठीक है, वो आपको लाभ अंश नहीं दे पाई, तो अगले साल जब मुनाफा होगा तो कंपनी को पिछले साल वाला बकाया और इस साल वाला दोनों जोड़कर देना पड़ेगा। मतलब आपका पैसा गुल्लक में जमा होता रहता है, इसे बोलते हैं संचयी, संचयी अंश। ठीक है, ये अधिमानी अंश जो हैं इनके क्या है, प्रकार है। आगे बात है असंचयी भाई। इसमें हिसाब बराबर वाला सिस्टम है। अगर इस साल मुनाफा नहीं हुआ तो उस साल का पैसा गया। ठीक है, अगर इस साल मुनाफा नहीं हुआ तो उस साल का पैसा गया भाई। ठीक है, जिस साल में मुनाफा नहीं हुआ तो वो उस साल का पैसा गया। आप अगले साल पिछले साल का हक नहीं मांग सकते किस अंश में, असंचयी में। ठीक है, आगे का जो प्रकार है वो कौन सा है, अधिमानी अंश का, भागीदारी और अभागीदारी। यह एक्स्ट्रा मलाई की बात है। ठीक है, भागीदारी क्या है भाई, इन्हें इनका फिक्स हिस्सा तो मिलता ही है, लेकिन अगर कंपनी को बहुत भारी मुनाफा हुआ तो इक्विटी वालों को बांटने के बाद भी पैसा बच गया तो ये उसमें से भी एक्स्ट्रा हिस्सा मांगते हैं। तो भागीदारी वाला है, भागीदारी अधिमानी अंश का क्या प्रकार है, इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी को बहुत भारी मुनाफा हुआ है तो जो इक्विटी वालों को, इक्विटी वाले जो शेयर हैं उनको बांटने के बाद भी पैसा बच गया तो ये उसमें से भी आप एक्स्ट्रा हिस्सा मांगते हैं। ठीक है, अब भागीदारी वाला हिस्सा, इन्हें सिर्फ अपने फिक्स हिस्से से मतलब है, कंपनी को चाहे अरबों का फायदा हो इन्हें उतना ही मिलेगा जितना तय हुआ था। ठीक है, यानी कि इनका 10% तय होगा तो 10% से ऊपर नहीं मिलेगा अभागीदारी वाले शेयरों में। ठीक है, यह अधिमानी अंश के प्रकार है। आगे बात करते हैं भैया, आगे है मोचियन और अमोचियन। मोचियन क्या, यह वापसी की बात है। मोचियन अधिमानी अंश के प्रकार है भाई। ये वो शेयर हैं जिनमें पहले से तय होता है कि 5 या 10 साल बाद कंपनी आपका पैसा वापस कर देगी और आपसे शेयर वापस ले लेगी। ठीक है, तो मोचियन जो शेयर है इसमें पहले से तय हो जाता है क्या कि 5 या 10 साल बाद कंपनी आपके शेयर वापस ले लेगी और आपका पैसा वापस कर देगी और आपके शेयर क्या है, वापस ले लेगी। अमोचियन, इनका पैसा कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में कभी वापस नहीं करती भाई। अमोचियन शेयर वह है जिनका पैसा कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में वापस नहीं करती, सिवाय जब कंपनी पूरी तरह से बंद न हो जाए। ठीक है, अगर कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही है तो उसको वापस करना पड़ेगा। भारत में अब इस तरह के शेयर जारी करना कानूनी रूप से क्या है, लगभग बंद है। कौन से, अमोचियन। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अगला है परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। तो ये क्या है, ये रूप बदलने की बात है भाई। तो परिवर्तनशील जो शेयर हैं इनके बारे में, इनके पास एक शक्ति होती है, एक समय के बाद ये मेहमान से घर के मालिक बन सकते हैं, ये अपने शेयरों को इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या है, मेहमान से घर के मालिक बन सकते हैं, कौन से, परिवर्तनशील शेयर। दूसरा है अपरिवर्तनशील शेयर, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये कभी मालिक नहीं बन सकते, हमेशा मेहमान ही रहेंगे। ठीक है, तो ये थे अधिमानी शेयर। अधिमानी शेयर में हमने परिवर्तनशील देखा, अपरिवर्तनशील देखा, मोचियन देखा, अमोचियन देखा, संचय देखा, असंचय देखा, भागीदारी देखी और अभागीदारी शेयर देखी, अधिमानी शेयर देखे। ठीक है, और बात फिर इक्विटी शेयर की। अधिमानी शेयर वो हैं जो मेहमान, खास मेहमान है, और इक्विटियंस वो हैं, इक्विटी शेयर वो हैं जो क्या है, घर के वास्तविक मालिक है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं भाई। आगे का प्रश्न है, अंश प्रमाण पत्र क्या है, शेयर प्रमाण पत्र क्या है। ठीक है, तो अंश प्रमाण पत्र, शेयर सर्टिफिकेट क्या है। मान लो आपने किसी दोस्त की दुकान में 50,000 रुपये लगाए, लगा दिए वही आपने। अब दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप उस दुकान के हिस्सेदार हो। आपने अपने दोस्त की दुकान में 50,000 रुपये लगाए, अब दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप उसके हिस्सेदार हो दुकान के। इसके लिए वह दोस्त आपको एक कागज लिख कर देगा जिस पर दुकान की मोहर होगी भाई। बस इसी कागज को कंपनी की दुनिया में अंश प्रमाण पत्र कहते हैं भाई, कि इसने मेरे को इतने पैसे दिए हैं और ये कंपनी का क्या है, हिस्सेदार है। ठीक है, तो इसी कागज को क्या कहते हैं दुनिया में, अंश प्रमाण पत्र कहते हैं भाई। आगे बात करते हैं, यह क्या होता है भाई। ठीक है, यह एक पक्का सबूत है भाई। कौन सा, अंश प्रमाण पत्र। यह कंपनी द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज या सर्टिफिकेट है। यह इस बात का सबूत है कि आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है, आप कंपनी के मालिक, शेयर होल्डर हैं। आपके पास कंपनी के कितने शेयर यानी कि अंश हैं, कितने शेयर आपने खरीदे हैं, आपने उन शेयरों का पूरा पैसा कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो ये बात इसमें लिखी होती है। इसमें क्या क्या लिखा होता है, आपका नाम, ठीक है, रजिस्ट्रीकृत स्वामी, शेयरों की संख्या जैसे 100 शेयर या 500 शेयर, शेयर की कैटेगरी की कौन सी है, ये इक्विटी है या अधिमानी शेयर है, मेहमान है या प्रमाण। फिर है कितना पैसा दिया, कि शेयर की पूरी कीमत चुका दी गई है। ठीक है भाई, तो ये इसमें लिखा होता है, किसमें, ये जो सर्टिफिकेट जो होती है इसमें। ठीक है, अंश प्रमाण पत्र में। आगे बात है, यह वैध कैसे यानी कि वैलिड कैसे बनता है। तो अंश प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट वैलिड कैसे बनता है, कोई भी ऐरा गैरा कागज शेयर सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, इसकी कुछ खास शर्तें होती हैं। खास शर्तें क्या होती हैं भाई, कब बनेगा कोई भी कागज वैध सर्टिफिकेट, कब बनेगा। पहली बात तो कंपनी की मोहर होनी चाहिए उस पर, फिर साइन होने चाहिए किसके, निर्देशकों के और कंपनी सचिव के। ठीक है, तो कंपनी की मोहर, अगर कंपनी के पास अपनी मोहर है तो वो उस पर लगी होनी चाहिए, किस पे, सर्टिफिकेट, साइन। इस पर कंपनी के 2 निर्देशकों के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए, कंपनी सचिव। अगर कंपनी में सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी का साइन होना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तब जाके बनता है क्या, अंश प्रमाण पत्र। अंश प्रमाण पत्र देख लिया हमने, अब बात करते हैं अंश अधिपत्र क्या है। अंश प्रमाण पत्र देखा, अब बात करते हैं अंश अधिपत्र क्या है।
यह क्या है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला बात है भाई। यहाँ पे अंश अधिपत्र एक ऐसा कागज है जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता भाई। तो अंश प्रमाण पत्र तो वो है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, किसने शेयर ले लिए। लेकिन अंश अधिपत्र क्या होता है, जिस पर ऐसा कागज होता है जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता। इसमें बस यह लिखा होता है कि जिसके हाथ में यह कागज है वही इन शेयरों का क्या है, मालिक है। ठीक है। अंश प्रमाण पत्र में आपका नाम लिखा होता है, इसीलिए उसे ट्रांसफर करने के लिए बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन अंश अधिपत्र में जिसका हाथ उसका शेर भाई, इसे आप बस किसी को थमा दो, डिलीवरी कर दो, तो वह मालिक बदल जाता है। ठीक है। अब ये कौन जारी करता है, कौन जारी कर सकता है भाई, सबसे बड़ी सिर्फ बड़ी कंपनियां जारी करती हैं भाई। ठीक है। यह हक सबको नहीं है, तो जो अंश अधिपत्र जारी करने का हक सभी को नहीं है, सिर्फ बड़ी जो कंपनियां हैं वो जारी करती हैं भाई। पब्लिक कंपनी केवल यही कंपनियां शेयर वारंट जारी करती हैं, कर सकती हैं भाई। प्राइवेट कंपनी, इन्हें वारंट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट ही देना होता है। तो पब्लिक कंपनी ही क्या है, अंश अधिपत्र जारी कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनियां अंश अधिपत्र यानी कि वारंट जारी नहीं कर सकती भाई। इन्हें क्या देना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है। मुख्य शर्तें, हम मुख्य शर्तों की बात करते हैं। पूर्ण चुकता भाई, अधिपत्र तभी जारी हो सकता है जब उन शेयरों का पूरा पैसा कंपनी को मिल चुका हो। दूसरी बात है कंपनी की मोहर, इस पर कंपनी की मोहर होनी जरूरी है। लाभांश, क्योंकि इस पर किसी का नाम नहीं होता, इसलिए कंपनी लाभांश बांटने के लिए इसके साथ छोटे छोटे कूपन देती है। ठीक है। जिसे पैसा चाहिए वह कूपन काटकर कंपनी को देता है और पैसा ले लेता है। ठीक है। ये क्या था, अंश अधिपत्र। आगे बात करते हैं अंशों का पारेषण क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अंशों का पारेषण। सुनने में जितना भारी शब्द है, समझने में उतना ही सीधा है। इसे आप विरासत में मिलना समझ सकते हैं, यानी कि विरासत में मिला है। अंशों का पारेषण यानी कि विरासत में मिलना। यह कब होता है, मजबूरी वाली स्थिति में। पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन तब होता है जब शेयर का असली मालिक खुद उसे किसी को नहीं बेच रहा, बल्कि कानून के दखल की वजह से शेयर किसी और के नाम हो रहे हैं। शेयरों का खुद मालिक उसे बेच नहीं रहा, बल्कि कानून के दखल की वजह से शेयर क्या है, किसी और के नाम हो रहे हैं। यह मुख्य रूप से दो स्थितियों में होता है। कौन सी, एक तो मृत्यु होने पर, अगर शेयर होल्डर की मौत हो गई है तो उसके शेयर उसके वारिस के नाम हो जाएंगे। ठीक है भाई। फिर है दिवालिया होने पर, अगर कोर्ट किसी को दिवालिया घोषित कर दे तो उसके शेयर सरकारी ऑफिसर के पास चले जाते हैं ताकि उसका कर्जा चुकाया जा सके भाई। तो दो स्थिति में क्या है, अंशों का पारेषण होता है भाई, एक तो मृत्यु होने पर और एक दिवालिया होने पर। आगे बात करते हैं अंशों के अव्यरपण। अंशों के अव्यरपण से आप क्या समझते हैं? अंशों के अव्यरपण से आप क्या समझते हैं? अंशों का अव्यरपण यानी कि अपने शेयर कंपनी को सरेंडर कर देना या स्वेच्छा से वापस लौटा देना।
अंशों का अव्यर्पण होता है कि अपने शेयर कंपनी को क्या है, सरेंडर कर देना या अपनी स्वेच्छा से वापस लौटा देना। इसे आप एक इस्तीफे की तरह समझ सकते हैं, जहां शेयर होल्डर खुद कहता है कि भाई ये लो अपने शेयर, मुझे अब मालिक नहीं रहना। यह क्यों किया जाता है? शेयर वापस कंपनी को क्यों लौटाए जाते हैं? अंशों के अव्यर्पण से आप क्या समझते हैं? तो शेयरों को कंपनी को सरेंडर कर देना या अपनी इच्छा से वापस लौटा देना क्या है? अंशों का अव्यर्पण है। ठीक है, यह क्यों किया जाता है? मुख्य कारण, ज्यादातर यह तब होता है जब शेयर होल्डर शेयरों की अगली किस्त का पैसा नहीं चुका पाते। ठीक है, जब शेयर होल्डर है वो शेयरों की अगली किस्त का पैसा नहीं चुका पाते, उसे पता होता है कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो कंपनी उसके शेयर जब्त कर लेगी भाई। अब अगर किस्त नहीं भरी तो कंपनी शेयर को जब्त कर लेगी और उनकी बदनामी होगी। इसीलिए वह इज्जत बचाने के लिए खुद ही कंपनी के पास जाकर शेयर वापस कर देते हैं और इसे ही बोलते हैं शेयरों का अव्यर्पण। मर्जी अपनी, यह शेयर होल्डर की अपनी मर्जी से होता है, कंपनी उसे मजबूर नहीं करती, यही इसे जब्ती से अलग बनाता है। ठीक है, जब्ती अलग है और शेयरों का अव्यर्पण अलग है। अब मकसद क्या है? रद्द करना। जब शेयर होल्डर कंपनी को शेयर लौटाता है तो कंपनी का मकसद उन पुराने शेयरों को रद्द करना होता है। ठीक है, आप पुराने शेयर क्या है? रद्द कर दिए। मुफ्त वापसी, इसके बदले में कंपनी शेयर होल्डर को कोई पैसा वापस नहीं देती, बस उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बदले में कोई पैसा नहीं देती कंपनी, बस उसका नाम रजिस्टर से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। शेयरों के अव्यर्पण के मामले में कल्पना करो आपने एक जिम की मेंबरशिप ली है, लेकिन अब आप उसकी फीस नहीं भर पा रहे। अगर जिम वाला आपका कार्ड छीनकर आपको बाहर निकाल दे तो वो जब्ती है भाई। लेकिन अगर आप खुद जाकर जिम वाले को कार्ड पकड़ा दें और कहें कि भाई मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, ये लो आपका कार्ड वापस, तो वो क्या है? अव्यर्पण है भाई। ठीक है, जब्ती और अव्यर्पण में ये फर्क है। आगे बात करते हैं, अंशों की जब्ती एवं अव्यर्पण में अंतर कीजिए। जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है। अंशों की जब्ती भाई, जब कंपनी खुद छीन ले भाई, किसने किया? यह काम कंपनी करती है। वजह, जब आपने शेयरों की अगली किस्त का पैसा नहीं चुकाया तो कंपनी आपको नोटिस देती है और फिर आपके शेयर आपसे छीन लेती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंशों की जब्ती। फिर है सहमति, इसमें आपकी मर्जी नहीं छुपी, नहीं पूछी जाती भाई। तो जो अंशों की जब्ती जो है, इसमें क्या है? आपकी मर्जी नहीं पूछी जाती। यह एक तरह की क्या है? सजा है। आपने किस्त नहीं दी तो हमने शेयर जब्त कर ली। असर क्या होता है? आपकी बदनामी होती है कि आपने पैसे नहीं दिए और आपके पुराने भरे हुए पैसे भी कंपनी ने रख लिए भाई। ठीक है, तो ये क्या है? जब्ती है। अब बात है अंशों का अव्यर्पण जब आप खुद लौटा देते हैं। पैसे तो दोनों में नहीं आने, लेकिन अंशों की जब्ती में आपकी बेइज्जती का डर है और अव्यर्पण में क्या आप जाके खुद सरेंडर कर देते हैं। इसमें आपकी बेइज्जती जाती है बच। ठीक है, आपकी बेइज्जती नहीं होती। अब अंशों का अव्यर्पण जब आप खुद लौटा दें, किसने क्या? किसने किया भाई? यह काम अंशधारी आप खुद करते हैं, यानी कि जिसके पास अंश है वो खुद ये काम करते हैं। वजह, आप खुद कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं भाई मुझसे आगे का पैसा नहीं दिया जाएगा, ये लो अपने शेयर वापस रख लो। सहमति, यह आपकी अपनी मर्जी और सहमति से होता है।
असर यह एक तरह का समझौता है ताकि जब्ती की लंबी कानूनी प्रक्रिया और बदनामी से बचा जा सके। ठीक है, आसान शब्दों में निचोड़ की बात करें, अगर स्कूल वाले आपकी फीस न भरने पर आपका नाम काट दें तो वह क्या जब्ती है। लेकिन अगर आप खुद जाकर प्रिंसिपल को कहें कि सर मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, मेरा नाम काट दीजिए, तो वह क्या अब बेरहम है, सरेंडर है। आगे बात करते हैं, साधारण अंश एवं अधिमानी अंश क्या है। फिर से बात आ गई, इक्विटी अंश और अधिमानी अंश क्या है, हमने पहले भी देख लिया था, एक बार फिर देख लेते हैं। अधिमानी अंश यानी कि वीआईपी मेहमान होते हैं। कानून धारा 43 कहता है कि इनके पास दो अधिमानी अधिकार होते हैं। ठीक है, एक तो लाभांश का संदेह भी, जब भी कंपनी को मुनाफा होगा और वह मिठाई यानी कि लाभांश बटेगी तो सबसे पहले इन वीआईपी मेहमानों को दी जाएगी। इनका हिस्सा पहले से तय होता है, जैसे 10% का फिक्स रेट। अब पूंजी की वापसी, अगर शादी का भोजनालय बंद होता है यानी कि परिसमापन, तो जो भी सामान बेचकर पैसा आएगा उसमें से सबसे पहले इन मेहमानों की जेब से लगा पैसा वापस किया जाएगा। यानी कि पूंजी की वापसी, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो जो भी सामान बेच के सबसे पहले जो पैसा आएगा तो ये जो अधिमानी जो अंश है इनको दिया जाएगा भाई। ठीक है, अब साधारण या इक्विटी अंश, घर के मालिक हैं भाई, ये तो कंपनी के मालिक है। कानून की परिभाषा बहुत मजेदार है, यह कहता है कि जो अधिमानी नहीं है वह इक्विटी है। इसका मतलब कोई खास अधिकार नहीं है। इन्हें न तो पहले मिठाई यानी कि लाभांश मिलता है और न ही पैसा डूबने पर पहले वापसी मिलता है। सबके बाद नंबर है भाई इनका, जब वीआईपी मेहमान खाना खाकर यानी कि अपना लाभांश लेकर चले जाएंगे और बाकी सबका उधार चुकता हो जाएगा, तब जो बचेगा वो इनका होगा भाई, किसका, इक्विटी से अंश का भाई। असली मालिक, क्योंकि ये अंत तक रुकते हैं और सारा रिस्क लेते हैं भाई, इसलिए कंपनी के असली फैसले यानी कि वोटिंग यही लेते हैं, तो असली मालिक है भाई। अधिमानी मतलब भाई मुझे बस मेरा फिक्स हिस्सा पहले दे दो, मुझे कंपनी की राजनीति से मतलब नहीं है। साधारण अंश, मैं कंपनी का मालिक हूं, सब कुछ निपट जाने के बाद जो बचेगा वो मेरा, चाहे वो बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो। आगे बात करते हैं, आगे है ऋण पत्र किसे कहते हैं। यह प्रश्न भी आ सकता है सीधा कि ऋण पत्र किसे कहते हैं। इसे ऐसे समझो, मान लो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए भाई। ठीक है भाई, आप बैंक नहीं जाना चाहते, ठीक है भाई, हम बैंक भी नहीं जाना चाहते, तो आप जनता के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे पैसे उधार दे दो, मैं आपको हर साल एक तय ब्याज दूंगा और 5 साल बाद आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा भाई। ठीक है, जनता के पास गए और जनता को बोला कि आप क्या है, मेरे को पैसा दे दो, मैं बिजनेस बढ़ाना चाह रहा हूं और हर साल आपको क्या दूंगा, ब्याज दूंगा, 5 साल बाद आपको क्या दे दूंगा, पूरा पैसा वापस कर दूंगा। इसके बदले में जो आप लिखित कागज या रसीद जनता को दोगे उसे ही क्या बोलते हैं, ऋण पत्र कहते हैं भाई। ठीक है, तो जनता से जो आप पैसे लोगे और उनको रसीद जो दोगे कि फलाने ने मेरे को इतने दिए, दिगड़े ने मेरे को इतने दिए, और उसके बदले में आप उनको रसीद दोगे, तो उसे ही क्या बोलते हैं, ऋण पत्र बोलते हैं। ठीक है, यह एक उधार है भाई। शेयर खरीदने वाला कंपनी का मालिक होता है, लेकिन ऋण पत्र खरीदने वाला कंपनी का लेनदार होता है। तो शेयर खरीदने वाला तो क्या हो गया, वो कंपनी का मालिक हो गया। अब ऋण पत्र खरीदने वाला क्या बन गया, वो लेनदार हो गया, उसने कंपनी को सिर्फ उधार दिया है भाई। ठीक है, पक्का ब्याज भाई, कंपनी को मुनाफा हो या घाटा,
उसे ऋण पत्र वालों को तय किया गया ब्याज देना ही पड़ेगा। तो ऋण पत्र वालों को क्या, कंपनी ने पैसा देना ही होगा, चाहे कंपनी को मुनाफा हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो। पैसा वापसी की गारंटी, इसमें पहले से तय होता है कि कंपनी 5 या 10 साल बाद आपका मूल पैसा वापस कर देगी। तो ऋण पत्र में क्या है, पहले से बोल दिया जाता है कि इतने दिन में पैसे वापस कर देगी कंपनी। गिरवी, गिरवी की परिभाषा क्या, परिभाषा में लिखा है अस्थियों पर भार। इसका मतलब है कि कभी कभी कंपनी अपनी जमीन या मशीनें इन ऋण पत्रों के बदले गिरवी रखती है। ठीक है भाई, ताकि अगर कंपनी डूब गई तो उन संपत्तियों को बेचकर आपका पैसा चुकाया जा सके। ठीक है, तो जो कंपनियां जो होती हैं उन पे क्या होता है, भार होता है। नई मशीनों पर क्या होता है, भार होता है, क्योंकि वो गिरवी रखती है। आगे बात करते हैं परिभाषाओं का आसान मतलब। धारा 2 की उपधारा 30, ठीक है, कंपनी अधिनियम, यह बस इतना कह रही है कि चाहे इसे स्टॉक कहो, बॉन्ड कहो या लिखित, अगर यह सबूत है कि कंपनी ने उधार लिया है तो यह ऋण पत्र है। ठीक है, कंपनी ने अगर उधार लिया आपसे तो क्या है, ये ऋण पत्र है। धारा 2 की उपधारा 30 बात बोल रही है। अब पामर साहब क्या बोल रहे हैं, पामर के अनुसार यह कंपनी की मुहर लगा हुआ एक कागज है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा कि हाँ मैंने, कंपनी ने आपसे क्या लिया है, उधार लिया। ठीक है, टॉपहैम, टॉपहैम क्या बोल रहे हैं, टॉपहैम के अनुसार यह एक ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता है कि कंपनी पर कर्ज है। क्या, ऋण पत्र भाई। इसमें क्या शामिल नहीं है, संशोधन 2017 भाई, सरकार ने साफ कर दिया कि हर उधार की रसीद ऋण पत्र नहीं है। ठीक है, आरबीआई के खास विलेख भाई, जो रिजर्व बैंक के नियमों के अंदर आते हैं उन्हें हम सामान्य ऋण पत्र नहीं मानेंगे। ठीक है, सरकारी लिस्ट, अगर केंद्र सरकार आरबीआई से पूछकर किसी कागज को मना कर दे तो वह भी ऋण पत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये हमने ऋण पत्र के बारे में देखी। धारा 2 की उपधारा 30 में बात है। आगे बात करते हैं, ऋण पत्र के सामान्य लक्षणों की विवेचना कीजिए तथा ऋण पत्र धारकों के उपचार का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऋण पत्र की गहराई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, पहले है इसके लक्षण और फिर अगर कंपनी पैसा न दे तो आपके पास क्या कानूनी रास्ता है, इसको बोलते हैं भाई उपचार। ऋण पत्र के सामान्य लक्षण, इसे एक सरकारी उधारी के कागज की तरह समझो। कंपनी की मोहर, यह कंपनी के साइन जैसा है। नियम कहता है कि इस पर कंपनी की मोहर होनी चाहिए, किस पे, ऋण पत्र पे भाई। लेकिन कोर्ट के कुछ फैसलों जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी केस ने कहा कि अगर मोहर नहीं भी है तो भी उधारी तो उधारी ही रहेगी, वह कागज बेकार नहीं होगा। ठीक है, तो मोहर होनी जरूरी, लेकिन एक केस में ये बात कह दी थी अगर मोहर नहीं है तो भी उधारी तो उधारी रहेगी, वह कागज बेकार नहीं होगा। उधारी का सबूत, यह इस बात का पक्का लिखित प्रमाण है कि कंपनी ने आपसे पैसे लिए हैं और वह आपकी क्या है, कर्जदार है। तो ये सबूत उधारी का क्या होता है, सबूत होता है। क्या, ऋण पत्र। अब ब्याज की बात करें, इसमें साफ लिखा होगा कि जब तक कंपनी आपका पूरा पैसा वापस नहीं कर देती तब तक वह क्या है, आपको एक तय रेट पर ब्याज देती रहेगी। ठीक है, बात नंबर 4, वापसी की तारीख। इसमें आमतौर पर लिखा होता है कि आपका पैसा 5 साल या 10 साल बाद लौटा दिया जाएगा, तो इसमें समय सीमा लिखी होती है। हालांकि कुछ बिना तारीख वाले भी होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वो उपचार। गिरवी या सुरक्षा भाई,
कंपनी अक्सर अपनी संपत्ति, जमीन, मशीन आदि इन ऋण पत्रों के बदले गिरवी रखती है। इसे चार्ज या पर बार कहते हैं भाई। यह दो तरह का होता है, स्थायी किसी खास मशीन या बिल्डिंग पर, दूसरा जो है ये प्लवमान, पूरी संपत्ति पर जो बदलती रहती है। ठीक है। सीरीज में जारी होना भाई, आमतौर पर कंपनी हजारों लोगों से उधार लेती है तो हजारों सर्टिफिकेट जारी होते हैं, पर अगर किसी एक अमीर आदमी से ही सारा उधार ले लिया तो एक अकेला सर्टिफिकेट ही भी काफी है भाई। ठीक है। आप मालिक नहीं, आप क्या है, लेनदार है। सबसे जरूरी बात, ऋण पत्र धारक कंपनी का सदस्य नहीं होता भाई, वह सिर्फ एक क्या है, लेनदार है, उसे वोट देने का हक नहीं है। भाग नंबर 2, ऋण पत्र धारकों के उपचार। अगर पैसा कंपनी नहीं देती तो आपके क्या उपचार होंगे भाई? अगर कंपनी ब्याज न दे या आपका मूल पैसा लेकर भागने की कोशिश करे तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है। 4 मुख्य रास्ते हैं भैया आपके। मुकदमा करना भाई, आप कोर्ट जा सकते हैं और कंपनी पर अपना पैसा और ब्याज वसूलने के लिए दीवानी मुकदमा कर सकते हैं। पहली बात हो गई है। बात नंबर 2, संपत्ति बेचना भाई। अगर ऋण पत्र के बदले कंपनी की कोई संपत्ति गिरवी रखी गई थी तो आप कोर्ट के जरिए उस संपत्ति को बिकवाकर अपना पैसा वसूल सकते हैं। ठीक है भाई। रिसीवर की नियुक्ति भाई, आप कोर्ट से कह सकते हैं कि कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही, आप अपना एक बंदा वहां बैठा दो जो कंपनी की संपत्ति को संभाले और हमारा पैसा चुकाए। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 4, कंपनी बंद करवाना भाई। अगर कंपनी बिल्कुल भी पैसा नहीं दे पा रही तो आप लेनदार होने के नाते कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए और सब कुछ बेचकर हमारा हिसाब किया जाए। ठीक है। तो ये है लेनदारों को उपचार भाई। लक्षण भाई, यह ब्याज वाला उधारी का पक्का कागज है जिसमें आप मालिक नहीं बल्कि क्या है, बैंक की तरह उधार देने वाले होते हैं। उपचार, अगर कंपनी नाटक करे तो आप केस कर सकते हैं, उसकी गिरवी संपत्ति बिकवा सकते हैं या कंपनी ही बंद करवा सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। आज का जो लास्ट प्रश्न है, लाभांश किसे कहते हैं? लाभांश को समझना सबसे आसान है क्योंकि यह कमाई में हिस्सेदारी की बात है। ठीक है। इसे आप एक आम के पेड़ के उदाहरण से समझो। मान लो आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक आम का पेड़ लगाया, यानी कि कंपनी में पैसा लगाया। अब जब पेड़ पर आम आए यानी कि कंपनी को मुनाफा हुआ तो उन आमों को आपस में बांटना ही क्या है, लाभांश है। यानी कि आपने कंपनी बनाई, कंपनी में पैसे लगाए और कंपनी में मुनाफा हुआ और उस मुनाफे को ही बांटना क्या है, लाभांश है। ठीक है। मुनाफे का टुकड़ा भाई, कंपनी साल भर बिजनेस करती है, सब खर्च निकालने के बाद जो शुद्ध लाभ बचता है उसका जो हिस्सा शेयर धारकों को नगद में दिया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं भाई, लाभांश कहते हैं। यानी कि कंपनी पूरी साल बिजनेस करती है और खर्चों को निकाल के जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध लाभ। ठीक है। अब शुद्ध लाभ जो है वो शेयर धारकों में बढ़ता है, नगद में दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं भाई, लाभांश बोलते हैं। इनाम, यह एक तरह का इनाम है जो कंपनी अपने मालिकों यानी कि शेयर धारकों को देती है क्योंकि उन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया और रिस्क लिया। ठीक है भाई। परिभाषाओं का देशी मतलब, धारा 2 की उपधारा 35 में कानून कहता है कि लाभांश में अंतरिम लाभांश भी शामिल है। ठीक है। मतलब साल खत्म होने पर जो मिलता है वो तो लाभांश है ही,
लेकिन अगर कंपनी साल के बीच में ही जैसे दिवाली पर खुश होकर कुछ पैसा बांट दे तो उसे भी क्या बोलते हैं, लाभांश माना जाएगा। ठीक है, ये धारा 235 बोलती है। यानी कि लाभांश में अंतरिम लाभांश भी शामिल है। सर बी फ्राई के अनुसार यह शेयर धारक का हक है क्या लाभांश लेना। अगर कंपनी ने मुनाफा कमाया है तो बांटने का फैसला किया है तो आपको अपना हिस्सा पाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये बात सर बी फ्राई ने कही थी। पामर के अनुसार यह वो शुद्ध मलाई है जो सारे टैक्स, खर्चे और जरूरी फंड्स काटने के बाद बचती है और जिसे कंपनी के डायरेक्टर कानूनी रूप से बांटने की परमिशन देते हैं। ठीक है, तो शुभ लाभांश ये है। आगे बात करते हैं लाभांश के बारे में कुछ जरूरी बातें। जरूरी नहीं है कंपनी को मुनाफा हुआ इसका मतलब यह नहीं कि उसे लाभांश देना ही पड़ेगा। अगर कंपनी चाहे तो वह पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने पास रख सकती है, तो जरूरी नहीं है कि भाई देना ही हो। निर्देशकों का फैसला, लाभांश कितना दिया जाएगा यह कंपनी के निर्देशक तय करते हैं। ठीक है, किसे मिलता है, यह सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनका पैसा कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज होता है, यानी कि जिनका नाम जो कंपनी के सदस्य रजिस्टर में क्या होता है, दर्ज होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कंपनी अंश, अधिमानी अंश, ऋण पत्र, अधिपत्र, इक्विटी अंश, ठीक है, और लाभांश। ये जो इन पर जो प्रश्न जो थे वो हमने देखे। आशा है आपको समझ में आए होंगे और आपको इनमें से एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।